हेलो बच्चों, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 8 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने त्रुटियां स्टार्ट कर दी थी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक हमने पढ़ ली थी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हमने फर्स्ट पॉइंट जो धातु आधिक्य दोष था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? धातु न्यून दोष। तो फटाफट आप हेडिंग लगाओगे, धातु न्यून दोष जो सेकंड टाइप था। ठीक है, धातु आधिक्य दोष पढ़ लिया था हमने इससे प्रीवियस क्लास में। अब है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े तो आप पिछले लेक्चर पहले पढ़ लीजिए, फिर आप इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है धातु न्यून दोष मतलब धातु की क्या होगी? कमी। धातु की कमी का मतलब धातु कैसे आवेश रखते हैं? धनावेश रखते हैं। तो कहने का मतलब धनावेश की क्या होगी? कमी। अब धनावेश की कमी कितने तरीके से हो सकती है? दो तरीके से कि भाई एक तो आप धातु आयन को हटा दो तो धनायन की कमी हो जाएगी ना। दूसरा बात आप ऋणायन को बढ़ा दो तो ऋणायन बढ़ जाएगा तो भी धनायन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसमें पहला टाइप हम पढ़ लेते हैं, धनायन रिक्तिका के कारण धनायन रिक्तिका दोष या धनायन रिक्तिका के कारण धातु न्यून दोष। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टल बना लेते हैं अपन, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बना रखा था। और वो ही एक जनरल एग्जांपल लेंगे, ए प्लस और किसका? बी माइनस का। ये लो, अब इसके अंदर हम पहले तो नॉर्मल क्रिस्टल ले लेते हैं, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। रिपीट कोई ना हो, ये देख लो एक दूसरे से कैसे ऑर्डर में आए? अल्टरनेटिव ऑर्डर में। ठीक है, ये लो, ये आपने क्रिस्टल बना दिया। अब आपको करना क्या है? धनायन का इसमें निकास करवाना। तो इस प्रकार के दोष में क्या होगा? जो एक धनायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर कहां चला जाएगा? क्रिस्टल से बाहर। ठीक है, तो एक धनायन को हम कहां कर देते हैं भाई? क्रिस्टल से बाहर। ये धनायन यहां से क्रिस्टल से कहां जा चुका है? बाहर। तो ये जब धनायन क्रिस्टल से बाहर जा चुका है तो ये जो क्रिस्टल है ये विद्युत रूप से कैसा हो चुका है? अनस्टेबल, अस्थायी हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें जो धनावेश है वो तो कम हो गया और ऋणावेश कैसा हो गया? ज्यादा। तो आवेश को बराबर करने के लिए जो एक धनायन है, जो अतिरिक्त धनायन है, वो जो एक आपका क्रिस्टल का कोई सा भी इनमें से कोई एक धनायन क्या कर लेता है? अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। यानी +1 से ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा? +2 ऑक्सीकरण में आ जाएगा। इसका मतलब जो यहां से जो धनावेश गया था उसके आवेश की पूर्ति किसने कर दी? दूसरे धनायन ने कर दी। तो इससे क्या हो गया? ये जो आपका क्रिस्टल है ये कैसा हो गया? विद्युतीय रूप से उदासीन और स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो इसमें सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे आप कि इस प्रकार के दोष में एक धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है तथा क्रिस्टल को वैद्युतीय रूप से उदासीन बनाने हेतु एक धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +1 से बढ़ाकर क्या कर लेता है? +2 कर लेता है, जिससे क्रिस्टल हमारा विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा? धनायन रिक्तिका दोष। इसके एग्जाम्पल देख लो। जनरली ये किस में पाया जाता है? संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संक्रमण धातुओं में, जैसे FeO हो गया, NiO हो गया। अब देखने में तो अपन को यहां से क्या पता चल रहा है कि इसका भी अनुपात कितना है? 1, और ऑक्सीजन का भी अनुपात कितना है? 1। यहां से भी क्या पता चल रहा है? निकेल का भी अनुपात 1 है भाई और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है? यहां जो आयरन है वो 1% ना मिलकर, यानी पूरा 1 एटम ना मिलकर कितना मिलता है? 0.95%। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां निकेल पूरा 1 परमाणु ना मिलकर निकेल का कितना मिलता है भाई? निकेल का कितना मिलता है? 0.98 मिलता है। यानी कहने का मतलब पूरा 1 एटम नहीं है, थोड़ा बहुत जो अनुपात है उसमें क्या है? कमी है। तो वो कमी किस लिए आई? क्योंकि यहां से जो धनायन है वो निकल के कहां चला गया? क्रिस्टल से बाहर। तो इस वजह से क्या आ गई? इनकी संख्या में कमी आ गई। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? मुख्यतः ये किन में पाया जाता है? संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। लिख लिया? हेलो बच्चों,
ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 8 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने त्रुटियां स्टार्ट कर दी थी और नॉन स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक हमने पढ़ ली थी। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में हमने फर्स्ट पॉइंट जो धातु आधिक्य दोष था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, धातु न्यून दोष। तो फटाफट आप हेडिंग लगाओगे, धातु न्यून दोष जो सेकंड टाइप था। ठीक है, धातु आधिक्य दोष पढ़ लिया था हमने इससे प्रीवियस क्लास में। अब है धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े तो आप पिछले लेक्चर पहले पढ़ लीजिए, फिर आप इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है धातु न्यून दोष मतलब धातु की क्या होगी, कमी। धातु की कमी का मतलब धातु कैसे आवेश रखते हैं, धनावेश रखते हैं। तो कहने का मतलब धनावेश की क्या होगी, कमी। अब धनावेश की कमी कितने तरीके से हो सकती है, दो तरीके से कि भाई एक तो आप धातु आयन को हटा दो तो धनायन की कमी हो जाएगी ना। दूसरा बात आप ऋणायन को बढ़ा दो तो ऋणायन बढ़ जाएगा तो भी धनायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसमें पहला टाइप हम पढ़ लेते हैं, धनायन रिक्तिका के कारण धनायन रिक्तिका दोष या धनायन रिक्तिका के कारण धातु न्यून दोष। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टल बना लेते हैं अपन, जैसे हमने प्रीवियस क्लासों में बना रखा था। और वो ही एक जनरल एग्जांपल लेंगे, ए प्लस और किसका, बी माइनस का। ये लो, अब इसके अंदर हम पहले तो नॉर्मल क्रिस्टल ले लेते हैं, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। रिपीट कोई ना हो, ये देख लो एक दूसरे से कैसे ऑर्डर में आए, अल्टरनेटिव ऑर्डर में। ठीक है, ये लो, ये आपने क्रिस्टल बना दिया। अब आपको करना क्या है, धनायन का इसमें निकास करवाना। तो इस प्रकार के दोष में क्या होगा, जो एक धनायन है वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर कहां चला जाएगा, क्रिस्टल से बाहर। ठीक है, तो एक धनायन को हम कहां कर देते हैं भाई, क्रिस्टल से बाहर। ये धनायन यहां से क्रिस्टल से कहां जा चुका है, बाहर। तो ये जब धनायन क्रिस्टल से बाहर जा चुका है तो ये जो क्रिस्टल है ये विद्युत रूप से कैसा हो चुका है, अनस्टेबल, अस्थायी हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसमें जो धनावेश है वो तो कम हो गया और ऋणावेश कैसा हो गया, ज्यादा। तो आवेश को बराबर करने के लिए जो एक धनायन है, जो अतिरिक्त धनायन है, वो जो एक आपका क्रिस्टल का कोई सा भी इनमें से कोई एक धनायन क्या कर लेता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। यानी +1 से ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, +2 ऑक्सीकरण में आ जाएगा। इसका मतलब जो यहां से जो धनावेश गया था उसके आवेश की पूर्ति किसने कर दी, दूसरे धनायन ने कर दी। तो इससे क्या हो गया, ये जो आपका क्रिस्टल है ये कैसा हो गया, विद्युतीय रूप से उदासीन और स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है, समझ गए आप बात को। तो इसमें सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे आप, कि इस प्रकार के दोष में एक धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है तथा क्रिस्टल को वैद्युतीय रूप से उदासीन बनाने हेतु एक धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था +1 से बढ़ाकर क्या कर लेता है, +2 कर लेता है, जिससे क्रिस्टल हमारा विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, धनायन रिक्तिका दोष। इसके एग्जांपल देख लो। जनरली ये किसमें पाया जाता है, संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, संक्रमण धातुओं में, जैसे FeO हो गया, NiO हो गया। अब देखने में तो अपन को यहां से क्या पता चल रहा है कि इसका भी अनुपात कितना है, 1, और ऑक्सीजन का भी अनुपात कितना है, 1। यहां से भी क्या पता चल रहा है, निकेल का भी अनुपात 1 है भाई और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, यहां जो आयरन है वो 1% ना मिलकर, यानी पूरा 1 एटम ना मिलकर कितना मिलता है, 0.95%। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां निकेल पूरा 1 परमाणु ना मिलकर निकेल का कितना मिलता है भाई, निकेल का कितना मिलता है, 0.98 मिलता है। यानी कहने का मतलब पूरा 1 एटम नहीं है, थोड़ा बहुत जो अनुपात है उसमें क्या है, कमी है। तो वो कमी किस लिए आई, क्योंकि यहां से जो धनायन है वो निकल के कहां चला गया, क्रिस्टल से बाहर। तो इस वजह से क्या आ गई, इनकी संख्या में कमी आ गई। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, मुख्यतः ये किन में पाया जाता है, संक्रमण धातुओं में पाया जाता है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। लिख लिया, चलो अगला डालोगे आप हेडिंग, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। अब अगर अतिरिक्त ऋणायन होगा तो भी धनायन कैसे हो जाएंगे भाई, कम। आपके धनायन मान के चलो 10 के 10 थे,
और ऋणायन भी आपके 10 थे, अब ऋणायन ज्यादा हो गया, ऋणायन 10 से कितना हो गया 11, तो अपने आप धनायन कैसा हो गया कम, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग लगाओ आप दूसरा, तो दूसरा कौन सा था, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। तो अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति से भी कौन सा दोष होगा, धातु न्यून दोष होगा। अब होगा क्या, पहले तो आप नॉर्मल क्रिस्टल बना लो जैसा हमारा बन रहा था, तो ये पहले जैसा हमारा नॉर्मल क्रिस्टल बन रहा था वैसा की वैसा ही सेम टू सेम हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति करवानी है। तो इस प्रकार की त्रुटि में होता क्या है, एक अतिरिक्त ऋणायन कहां आ जाता है, अंतराकाशी अवकाशों में आ जाता है। एक अतिरिक्त ऋणायन कहां आ जाता है, अंतराकाशी अवकाशों में। तो जैसे ही ऋणायन एक अतिरिक्त आ गया तो क्रिस्टल वैद्युतीय रूप से कैसा हो गया भाई, अस्थायी, क्योंकि ऋणायन ज्यादा हो गए धनायन कम हो गए, तो स्टेबल नहीं रहा भाई। ज्यादा कम होती है जब चीजें, जब कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहां से जैसे ही एक अतिरिक्त ऋणायन आया तो इसके आवेश को बराबर करने के लिए जो एक धनायन है वो क्या कर लेता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो और मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं, पहले ये प्लस था और बी माइनस था, ठीक है। तो केवल हम इनके धनावेश और ऋणावेश की बात करते हैं अब, ठीक है। तो पहले तो कैसे थे, ये भी 10 था, ये भी 10 था। अब अतिरिक्त कौन आ गया, एक ऋणायन, तो इसका अनुपात कितना हो गया 11, तो ये तो कम ही रहा ना भाई। तो ये वैद्युतीय रूप से कैसा हो गया, अनस्टेबल, अस्थायी हो गया। तो इसको स्थायी बनाने के लिए एक धनायन ने क्या किया, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा दी, +1 से कितनी कर ली, +2 कर ली। तो +2 करने का मतलब +1 तो पहले से थी, एक और बढ़ा ली, तो यहां भी कितना बढ़ गया, 1। तो इसके बाद में यहां पर जो आवेश है वो कैसा आ गया, दोनों का बराबर आ गया। समझ गए आप बात को। तो कहने का मतलब आप इसमें थ्योरी क्या लिखोगे कि इस प्रकार के दोष में एक अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाता है। तो क्रिस्टल को वैद्युतीय रूप से उदासीन बनाने के लिए एक धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण दोष, ठीक है। लिख लो आप इसको, फिर हम आगे की बात करते हैं। लिख लिया ना। चलो अब अगली जो हमारी त्रुटि है, जो लास्ट त्रुटि बची है, उसको हम पढ़ लेते हैं, जो है आपकी अशुद्धि दोष, ठीक है। एग्जाम में पूछी भी जाती है ये जो त्रुटि है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से और देखना, ठीक है। अगली है लास्ट, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब एक क्रिस्टल में दूसरे क्रिस्टल की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो इस कारण से जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष, ठीक है। जैसे एक क्रिस्टल है, उसमें दूसरे क्रिस्टल की आपने अशुद्धियां मिला दी, ठीक है, तो दूसरे क्रिस्टल की अशुद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न हुए उनको हम क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष। अब ये कैसे होता है समझो इस चीज को, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए बढ़िया सा, कि NaCl की संगलित अवस्था में, या गलित भी लिख सकते हो, मोल्टन स्टेट में, संगलित अवस्था में SrCl2 की अशुद्धि मिलाने पर उत्पन्न दोष, किसका एग्जाम्पल है, अशुद्धि दोष का एग्जाम्पल है। जब आपने एक NaCl का क्रिस्टल लिया और उसमें किस क्रिस्टल की मिला दी, SrCl2 की अशुद्धि मिला दी, तो इनसे जो दोष उत्पन्न होगा उसे आप क्या बोलोगे, अशुद्धि दोष। अब समझो आप, अगर मैं NaCl को डिसोसिएट करूं तो Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, ठीक है। और अगर SrCl2 को डिसोसिएट करूं तो Sr+2 बनेगा और दो क्या बनेंगे, Cl- बनेंगे, ठीक है। यही कहानी होगी भाई कि एक Sr+2 बनेगा और दो क्या बनेंगे, Cl- बनेंगे। तो देखो इस अशुद्धि दोष में होता क्या है, एक SrCl2, एक जो Sr2+ जो आयन है वो क्या करता है कि क्रिस्टल के अंदर एंटर करता है। तो आपको पता है यहां आवेश कितना है, +2। तो अगर +2 एंटर करेगा तो क्रिस्टल में से निकलेंगे भी कितने, +2। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि क्रिस्टल को वैद्युतीय रूप से कैसा रखना है, उदासीन। तो अगर +2 आयन अंदर जाएगा तो निकलेंगे भी कितने धनावेश, 2+ धनावेश निकलेंगे, यानी 2+ धनावेश क्या आएगा, बाहर आएगा। लेकिन Na पर तो केवल कितना आवेश है, 1+ है।
तो यानी अगर एक Sr2+ अंदर जाएगा तो कितने Na+ निकलेंगे? 2 Na+ बाहर निकलेंगे। कितने Na+ बाहर निकलेंगे? 2 Na+ बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कितना आवेश अंदर जा रहा है? 2+ आयन अंदर जा रहे हैं, तो बाहर भी कितने आएंगे? 2+ बाहर आएंगे, तो 1+ और 1+ मिला के कितने हो जाएंगे? 2+। यानी कहने का मतलब जब एक Sr2+ अशुद्धि अंदर जाती है तो यहां से 2 जगह से आयन बाहर निकलते हैं, तो एक जगह तो जाकर Sr2+ बैठ जाता है और एक जगह कैसी रह जाती है? खाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको आप NaCl क्रिस्टल बना दो हर जगह। हमने क्या कर रखा है? A+B- कर रखा है ना, तो उसको क्या कर दो? Na+ और Cl-, क्योंकि इस बार हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रखा है। Cl-, ये Cl-, ये Na+, ठीक है, इसी तरह यहां भी Na+, ये Cl-, ये Cl-, तो इन सबको एक बार आप चेंज कर दो। ठीक है, तो अब इन द शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या कहूंगा कि जब अशुद्धि दोष में एक क्रिस्टल की शुद्ध अवस्था में दूसरे क्रिस्टल की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो जब Na+ की क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो 2 Na+ आयन तो बाहर निकलते हैं। क्या कहेंगे हम कि जो 2 Na+ आयन है वो तो क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, और एक Sr2+ आयन कहां जाएगा? अंतराकाशी या जालक स्थल में चला जाएगा, फिक्स जालक स्थल जो है उसमें चला जाएगा, और एक रिक्तिका आपकी शेष रह जाएगी। ठीक है, एक रिक्तिका आपकी शेष रह जाएगी। तो इन द शॉर्ट में ये 3 बातें होंगी। 2 Na+ आयन बाहर निकलेंगे, एक Sr2+ निश्चित जालक स्थल पर चला जाएगा और एक रिक्तिका शेष आपकी रह जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा दोष? अशुद्धि दोष। हेडिंग देखो, ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म। ठोसों में विद्युतीय गुणधर्म, ऑब्लिक लगा के आप इसी में लिख लो विद्युत चालकता की क्रियाविधि। विद्युत चालकता की क्रियाविधि। एक हेडिंग आप इसमें और लगाओ, वो है बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। ठीक है, इन तीनों बातों का अध्ययन हम एक साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उनसे सारी चीजों को आपको समझाऊंगा। ये रही आपकी एनर्जी और यहां है आपकी संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। ठीक है, यहां से हम ऊर्जा अंतराल बता देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। आप चाहो तो साथ के साथ मेरे डायग्राम को बना सकते हो। ठीक है, कॉपी पेन आपने ले ही रखा है तो साथ के साथ आप डायग्राम बना सकते हो। इसके बाद एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा, फिर एनर्जी गैप थोड़ा और ज्यादा। यहां पर आएगा चालक, यहां आएगा अर्धचालक और यहां आएगा कुचालक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर, इसको सेमी कंडक्टर और इसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, बनाओ इस डायग्राम को एक बार। बना लिया। अब देखो, जो ठोसों में विद्युत की परास होती है, ठोसों में जो विद्युत चालकता की परास होती है, विद्युत चालकता की परास, ठीक है, वो कहां से कहां तक होती है? 10 की पावर -20 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स तक होती है। ठीक है, कहां से कहां तक होती है? 10 की पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। ठीक है, तो ये तो हमने सभी ठोसों की बात कर ली। ठीक है, अब ठोस कितने तरीके के होते हैं? चालकता के आधार पर ये होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है आपका चालक, फिर होता है आपका अर्धचालक, और तीसरा होता है आपका कुचालक, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो देखो चालक हम किसको कहेंगे? पहली डेफिनेशन हम देंगे बेंड सिद्धांत के आधार पे, और दूसरी हम देंगे चालकता की परास के आधार पे। तो पहली डेफिनेशन देखो बेंड सिद्धांत के आधार पे, नीचे वाली बेंड जिसमें आपके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे तो अपन क्या बोलते हैं? संयोजकता बेंड। ठीक है, संयोजकता बेंड भरी हुई होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो भरी हुई बेंड को क्या बोलना है? संयोजकता बेंड। और जो आगे आने वाला जो बेंड है आपका वो है चालकता बेंड। और चालकता बेंड कैसी होती है भाई? आपकी रिक्त, यानी ये तो होती है आपकी खाली और ये होती है आपकी भरी हुई। ठीक है, भरी हुई। अब होता क्या है कि संयोजकता बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके कहां जाते हैं? आपके चालकता बैंड में। ठीक है, तो जो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन गति करके कहां जाते हैं? चालकता बैंड में जाते हैं। तो यहां क्या है? ऊर्जा अंतराल बहुत कम है भाई। ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी ही आसानी होगी। ऊर्जा अंतराल जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा चाहिएगी उसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के लिए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा चालकता के मान उतने ही ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम होने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर सकता है? चालकता बैंड में क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप बात को? और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तभी क्या होगी भाई? चालकता संभव होगी। तो चालकता बैंड इनमें चालकों में क्या होता है कि जो चालकता बैंड है और जो संयोजकता बैंड है उनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ना के बराबर नगण्य ऊर्जा अंतराल होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से चालकता बैंड में चले जाते हैं और ये इस प्रकार के ठोस विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई चालक की, किसके आधार पर? बैंड सिद्धांत के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चालकता की जो आप बताओ मुझे किसके आधार पर, इसकी परास क्या है इसके आधार पर बताओ, यानी इसकी रेंज के आधार पर बताओ, तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे कि वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता परास 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन दोगे कि वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। और इनमें क्या आ जाएंगे? लगभग सभी धातुएं। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सभी धातुएं। अब धातुएं के आप पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख लो, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे कैसे हो गए? आपके धातु। अब दूसरा आता है आपका कुचालक, फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा अर्धचालक। ठीक है, दूसरा देखो कुचालक। कुचालक इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंसुलेटर। देखो कुचालक में क्या लिखोगे आप बैंड सिद्धांत के आधार पर कि कुचालकों में जो ऊर्जा अंतराल है, जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत अधिक होता है। बहुत ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन नहीं कर पाते। इस कारण से ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते। समझ गए इस बात को? अब दूसरी हम डेफिनेशन देते हैं किसके आधार पर? दूसरी हम देते हैं रेंज के आधार पर। तो रेंज के आधार में देखो, रेंज के आधार में आप क्या दोगे कि वे ठोस जिनकी चालकता परास, वे ठोस जिनकी चालकता परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है, वे ठोस पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। अब तीसरी आप बात करते हैं हम किसकी? तीसरी बात करते हैं हम अर्धचालक की, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो देखो चित्र में भी आपको देखने से पता चल रहा है कि इस प्रकार के ठोसों में
जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल मध्यवर्ती स्तर का होता है। मध्यवर्ती का मतलब चालकता से तो ऊर्जा अंतराल ज्यादा होगा, लेकिन कुचालकों से ऊर्जा अंतराल कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस प्रकार के ठोसों में जो ऊर्जा अंतराल है वो मध्यवर्ती स्तर का होता है। अतः ताप बढ़ाने पर एकाध इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर में, या मैं बोलूं चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इनकी चालकता के मान होंगे वो कुचालकों से तो कम होंगे, कुचालकों से तो कैसे होंगे, सॉरी ज्यादा होंगे, लेकिन चालकों से कैसे होंगे, कम होंगे। ठीक है, समझ गए आप बात को। रेंज भी मैं आपको बता देता हूं। रेंज के आधार पर अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या लिखोगे कि वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता के मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होते हैं, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक का सबसे बेटर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कुचालकों का एग्जाम्पल, कुचालकों का कौन सा हो गया भाई, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, कुचालकों के एग्जाम्पल हो गए। तो आप इसको, इन रेंजों को आप एक बार लिख लीजिए। लिख लिया, इन रेंज को याद रख लेना भाई। ये रेंज आपसे एक नंबर में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि आपसे पूछ ले चालकता की विद्युत परास बताओ, तो चालकता की विद्युत परास या चालक ठोसों की विद्युत परास कितनी है, देख लो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओवरऑल ठोस की विद्युत चालकता के मान बताओ, तो 10 की पावर -20 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। आपसे पूछ ले कि अर्धचालकों की चालकता की परास दो, तो अर्धचालकों की चालकता की परास कितनी है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आपसे कुचालकों की परास पूछ ले, तो कुचालकों की कितनी है, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये चालकता की परास आप याद करो। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, देखो इस पॉइंट को भी देखो भाई। ठीक है, चालकता का ताप पर प्रभाव या ताप का चालकता पर प्रभाव, ताप का चालकता पर प्रभाव। अगर हम ताप बढ़ाएं तो चालकता पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, उस चीज को समझो। तो देखो मैं आपको पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर इसको समझाता हूं कि धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है तथा अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, कुचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर अत्यंत अल्प मात्रा में बढ़ती है। ठीक है, स्टेटमेंट आप देख लो एक बार और एक बार समझ लो। क्या लिखा मैंने, धात्विक चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटेगी, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, और कुचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बहुत ही कम, अत्यंत न्यून मात्रा में बढ़ेगी। समझना भाई इस बिंदु को। ठीक है, पहले तो समझो कि जो चालक हैं उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घट क्यों रही है। तो इसको समझने से पहले आपको चालकों को समझना पड़ेगा। धात्विक चालकों की हमने बात की है, तो देखो पहले मैं बताता हूं आपको धात्विक चालक। ठीक है, तो धात्विक चालक जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था कि ये किस तरीके से रहते हैं भाई, इनके जो कर्नेल हैं वो इस तरीके से रहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हों। चारों तरफ तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और बीच में कौन होते हैं, कर्नेल आयन। यही कंडीशन होती है धात्विकों की। इसी तरीके की बताई थी ना जब मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था कि इस तरीके के होते हैं आपके धातु। तो होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा का मतलब आयनों की क्या होती है, गति बढ़ती है। तो यहां इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ किसकी गति बढ़ जाती है, ये धनायनों की। और धनायनों को हमने क्या वर्ड बोला था, कर्नेल। तो इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ किसकी भी गति बढ़ जाती है, कर्नेलों की भी गति बढ़ जाती है। और जब कर्नेल की गति बढ़ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन के संचलन में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस बाधा के कारण जो है चालकता के मान कैसे हो जाते हैं, घट जाते हैं। भाई एक आदमी अकेला दौड़ रहा है, अब 2-3 आदमी उसके बीच में और आने लग जाएं, तो उसके रास्ते में आने लग जाएं, तो उसके रास्ते में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी उसके रास्ते में रुकावट। तो रास्ते में रुकावट आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के संचलन में या इलेक्ट्रॉन के पथ में बाधा आ जाने की वजह से यहां चालकता के मान कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरी बात समझना,
अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंड में भाई एनर्जी गैप कैसा है, थोड़ा कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, गतिज ऊर्जा मिल जाती है इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट किसमें हो जाता है, चालकता बैंड में हो जाता है। इस वजह से यहां पर क्या है, जो चालकता के मान है वो कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और हमने यहां क्या बोला कि यहां चालकता के मान बहुत कम बढ़ते हैं, नगण्य बढ़ते हैं, ना के बराबर बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कोई बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब कभी एक आध इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसमें हो जाएगा, चालकता बैंड में। तो कहने का मतलब कि जो ताप का प्रभाव है वो धात्विक ठोसों के लिए ताप बढ़ाने पर चालकता घटेगी, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, और कुचालकों में ताप बढ़ाने पर बहुत ही ना के बराबर, अत्यंत अल्प मात्रा में इनकी चालकता बढ़ेगी। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे क्लियर हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर आगे की बात करते हैं।